हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इंटरनेट। क्या हाल है आप सभी के? तो फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। आप लोगों को सभी को रैंक लिस्ट मिल गई होगी, आपको अपनी रैंक मिल गई होगी। अब उस रैंक के बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब आईपीयू में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। रैंक अलॉट होने के बाद आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो रैंक अलॉट होने के बाद आपको सबसे पहली जो चीज करनी है वो करना है कि आईपीयू की जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब बच्चों का एक और डाउट है कि सर ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके कौन कौन से कॉलेजेस में विजिट करना है। तो एक चीज को समझ लो यार कि सबसे पहले समझ लो कि आईपीयू का जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है ना, ये मान लो कि सिर्फ ये एडमिशन प्रोसेस है। अगर आपको ये काउंसलिंग को हटा करके यहाँ पे एडमिशन लिख दोगे तो आपकी जो चिंता है, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे काउंसलिंग जो सिर्फ जो एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है उसका नाम इन्होंने काउंसलिंग रख दिया है। इस वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार मुझे किसी कॉलेज में तो नहीं जाना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है ना, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि ये ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसका पोर्टल पे हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, जो फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अब सबसे पहले देख लो कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, आपको बहुत जल्दी एक वीडियो मिल जाएगी कि आईपीयू का जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस है, जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो फिल कैसे करना है। अभी हम समझ लेते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो आईपी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये डिवाइडेड है 5 फेजेस में। टोटल 5 फेजेस में डिवाइडेड है ये। तो फेज 1 में आपको क्या करना होता है? फेज 1 में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है काउंसलिंग का, उसमें अपीयर करना होता है, जो कि लाइव हो चुका है, जो स्टार्ट हो गया है 28 मई से 28 मई को वो ओपन हो चुका था। जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 10 जून 2024 11:50 पर, रात 11:50 तक ये आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैंने कहा बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी कि फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या होता है कि जैसे कि आपने पहले जो एडमिशन फॉर्म फिल किया था, जो आपने आईपीयू का एडमिशन फॉर्म फिल किया था, वो किया था आपने सीईटी के लिए, वो किया था हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसके लिए हमने 1500 फीस पे की थी। ठीक है, अब आपको दोबारा ये फॉर्म अपीयर करना है, दोबारा फॉर्म में अप्लाई करना है। ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग किस लिए होती है? ये आईपीयू में उन एफिलेटेड कॉलेज, जो आईपीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म फिल करना है आपको। तो इसकी जो फीस है वो है 1000 रुपीज इसकी फीस होती है, जो आपको फॉर्म फिल करते हुए ही पे करनी होती है। अगर किसी बच्चे को, एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी बच्चा आईपीयू में एडमिशन लेना चाह रहा है, उसको एडमिशन जो सिर्फ मिलेगा वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे डायरेक्ट कॉल आ रहे होंगे कि यार हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ऐसा किसी भी कॉल पे रिलाय मत करना। आपको सारी चीजें ऑनलाइन, आईपीयू कभी भी खुद से कॉल नहीं करता। आईपीयू के जो कॉलेजेस हैं वो कभी भी आपको खुद से कॉल करके नहीं कहेंगे कि आप आ जाओ और एडमिशन ले लो। ठीक है, ये सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो फिल कैसे करना होगा उस पर एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा मैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जो भी बच्चे आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग फॉर्म भरने के साथ साथ जब तक वो 1000 रुपीज पे नहीं करेंगे, जो कॉलेज जो काउंसलिंग फॉर्म की फीस है वो जब तक पे नहीं करेंगे, वो आगे चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चॉइस फिलिंग में अगर एलिजिबल नहीं हो तो मतलब एडमिशन नहीं मिलने वाला है, अगर आप लोगों ने फॉर्म की फीस पे नहीं की। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिल नहीं करना होता, हमें उस फॉर्म की फीस भी पे करनी होती है। तो ये हो गया फेज 1, जहां पे हमें फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फेज 2, जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद फेज 2 आता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जहां पे अब यहां पे डॉक्यूमेंट किन बच्चों के मांगते हैं वो, लेट से किसी बच्चे ने अप्लाई किया था कैटेगरी, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी एनसीएल से हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो वहां पे जब आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो, जब आपने फिल किया हुआ है किसी कैटेगरी में, तो यहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। वो किस लिए? क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस, यहां पे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल है, जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, इनको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो जब आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, तो मेक श्योर कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो मार्च
31/20/24 के बाद का एप्लीकेशन हो। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो उसे रिन्यू जरूर करवा लेना। मेक श्योर अभी तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने करवा लिया होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दी थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वो रिन्यूअल मांगते हैं। वो जो लेटेस्ट फॉर्म होगा, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगा वो मांगेंगे यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आपका जो फॉर्म है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रिन्यूड हो, जो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। एसटी एससी के लिए और सिख माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अगर आपका बन गया तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होता है 6 मंथ्स का, और एसटी एससी को कोई रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फेज आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कब से वेरीफाई किए जाएंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 30 जून से ये स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट है कि 11 जून तक, 30 मई से 11 जून तक ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो वही है कि जब आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो फॉर्म फिल करने के बाद आपके तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपका सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो इमेज क्लियर नहीं है या उसमें जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्लियर नहीं है, तो आईपीओ आपको कॉन्टैक्ट करेगा थ्रू मेल। तो इस टाइम पीरियड पे आपको एक चीज मेक श्योर करते रहना कि अपनी ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि सारी जो कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू मेल, कोई भी कॉल नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया फेज 3। फेज 2 उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 ओपन होगा आपका वो इस डेट के बाद। आप मान लो कि 11 जून के बाद आपका फेज 3 स्टार्ट होगा। फेज 3 में हमें क्या करना होगा कि वहां पे हमारे पास आएगा चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट बनाने ऑप्शन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो वो करता है हमारी चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट। अब लेट से आपने कॉलेज में आपने आईपीयू सीईटी दिया था फॉर बीबीए, तो अब आपको क्या करना है कि बीबीए में आपको कोई रैंक अलॉट हो गया। लेट से किसी बच्चे का रैंक है 500, 600, 11,000 या 10,000 मान लो, तो वहां पे क्या होगा कि अब आईपीयू में टोटल कॉलेजेस कितने हैं बीबीए के लिए? 44। आपको वो 44 के 44 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। और जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो प्रेफरेंस आपको बनाना है रैंकिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बनाओगे आप प्रेफरेंस के टाइम पे जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपको इसी चैनल पे प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी कि कौन किस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी है। और एक चीज और कि आप सभी की रैंक भी आ चुकी है, तो मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि यार आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। एडमिशन सबको मिलेगा, चाहे किसी का रैंक 15,000 है, किसी का 14,000 है, किसी का 1,000 वाले को तो मिल ही जाना है, लेकिन एडमिशन सबको मिलेगा। उस पर भी बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा इसी चैनल पे। बीच में मैं था नहीं, जिस वजह से ये सारी चीजें डिले हो गई हैं, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाला हूं जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है। तो मेक श्योर कर लेना है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी चॉइस फिलिंग एंड प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि स्टार्ट होगा फेज 3 में। वो स्टार्ट होगा 11 जून के बाद। फिर आता है फेज 4। जब फेज 3 हो जाता है, अब लेट से आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाई, आपने 1 to 44 कॉलेजेस डाले। अब आपको क्या हुआ, जब फेज 4 का रिजल्ट आएगा तो फेज 4 में आपको इस 1 to 44 के बीच में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, लेट से आपने 44 रैंक तक कॉलेज डाले, अब आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ जो आपके 5th रैंक पर था। ठीक है, जो आपके 5th प्रेफरेंस पे था, कि आपके 5th प्रेफरेंस पे कोई कॉलेज था, वो आपको अलॉट हो गया फेज 4 में, जहां पे जिसे हम कहते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। अब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, चाहे आपको उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना, लेकिन अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो उस टाइम पे सीट अलॉटमेंट के बाद आपको उस सीट अलॉटमेंट की फी पे करनी होती है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हमें कोई ऐसा कॉलेज में मिला ना, लेट से वो 44th नंबर पे था मेरी प्रेफरेंस पे और मुझे मिल गया है और मैं चाहता हूं कि उसे अपग्रेड करना, तो बेटा आपको इनिशियली फीस पे करनी होगी, सीट अलॉटमेंट फीस वो पे करनी कंपलसरी है। और वो फीस कितनी है? वो सीट अलॉटमेंट फीस है 96,000 रुपीज, जो कि रिफंडेबल अमाउंट रहता है। अगर लेट से आपको लास्ट राउंड तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिल रहा जिसको आप चाह रहे हो, तो लास्ट राउंड के बाद आप इस फीस को रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे वो कॉलेज अपग्रेड के लिए, हम अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा आगे वाला प्रोसेस कि क्या रहेगा। सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे आगे सब्सिक्वेंट राउंड होते हैं आईपी के, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये सीट अलॉटमेंट फीस आपको पे करनी होगी, तभी आप राउंड 2, राउंड 3 और जो स्लाइडिंग राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। जो भी बच्चा अगर ये फी पे नहीं करता है
तो बेटा आप आगे वाले आने वाले जो राउंड्स होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप सीधा चले जाओगे स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो मेक श्योर कर लेना कि जैसे ही कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको ये फी पे करनी है, जो कि रहेगी 96,000 रुपीज। लास्ट ईयर तक ये जो फी होती थी ये होती थी 60,000, लेकिन इस बार आईपीयू ने इंक्रीज करके इसे 96,000 रुपीज कर दी है। ठीक है, अब फ्रीज एंड फ्लोट, जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा यार, जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है फेज 4 का, उसके बाद जब आप इसकी फीस पे कर देते हो, फीस पे करने के बाद फेज 5 में फ्रीज एंड फ्लोट, अब लेट्स से ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी। अब आपने प्रेफरेंस में क्या किया, आपने, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमने कुछ कॉलेजेस रखे, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा महाराजा सूरजमल मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड प्रेफरेंस पे रखा महाराजा सूरजमल इवनिंग शिफ्ट, फिर थर्ड पे विप्स मॉर्निंग, फोर्थ पे विप्स इवनिंग, फिर रखा महाराजा अग्रसेन मॉर्निंग, और फिर रखा हुआ है जेम्स वसंत कुछ इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, ये हमारी प्रेफरेंस है। अब जब फर्स्ट रिजल्ट आया, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, तो मुझे कॉलेज अलॉट होता है जो मेरे 6th प्रेफरेंस पे था, जो 6th नंबर पे मैंने रखा हुआ था, वो कॉलेज अलॉट हुआ। अब इसके बाद जब मैंने सीट अलॉटमेंट फीस पे कर दी, तो उसके बाद जब फ्रीज एंड फ्लोट पे, अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर मुझे ये 6th कॉलेज, कि मैं इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हूं और मैं चाहता हूं यार कि नहीं ठीक है, मेरे घर के नियरेस्ट है और मैं आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। वैसे ऐसा मैं सजेस्ट करता नहीं हूं बच्चों को कि आप पहले ही राउंड में सीट को फ्लोट कर लो, आप फ्रीज कर दो। आपको सीट तब तक फ्रीज नहीं करनी है जब तक आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक का जो कॉलेज है वो आपकी फर्स्ट 3 प्रेफरेंस फिल नहीं हो रही है, जब तक मिलता नहीं है तब तक सीट आपको फ्रीज नहीं करनी होती है। क्योंकि क्या होगा कि जब फर्स्ट राउंड में, अब लेट से मैं कहता हूं कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ तो आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज ऑन फ्लोट का। अब आपने अगर इस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो अपनी सीट को फ्रीज कर लोगे, और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं चाहता हूं कि मेरी सीट अपग्रेड हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो महाराजा सूरजमल ही चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, आप क्लिक करोगे फ्लोट के ऊपर। अब फ्लोट पे क्या होगा कि आपने सीट फ्रीज करने के बाद, जब आपने सीट अलॉटमेंट फीस पे कर दी, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। अब सेकंड राउंड में दोबारा चांस है कि जो आपका कॉलेज है वो अपग्रेड हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लो कि जब हम सेकंड राउंड में जाते हैं ना, तो काफी सारे बच्चों को एक और डाउट आता है कि जब सर हमने सीट फ्लोट कर दी, तो फ्लोट करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा कॉलेज डिग्रेड हो जाएगा। तो एक चीज और ध्यान रखो कि लेट से अगर मुझे 6वां रैंक वाला कॉलेज मिला हुआ है ना, और इसके बाद 7th 8th 9th भी है, तो एक बार अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो ये हमेशा अपग्रेड होता है, डिग्रेड नहीं होगा। तो 6th के बाद आप 5th पे जाओगे, 4th पे जाओगे, 6th के बाद 7th में नहीं जाओगे। और लेट से अगर मुझे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा तो मेरा ये कॉलेज रिटेन रहने वाला है। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी ध्यान रखना कि हम आईपी में 3 राउंड आएंगे, मुझे जब तक अपने प्रेफरेंस पे ऊपर वाले कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तब तक मैं अपनी सीट को फ्रीज नहीं करूंगा। हमें अपनी सीट को फ्लोट पर ही क्लिक करके रखना है, क्योंकि चांसेस क्या होता है, एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, कि जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद बच्चों को क्या करना होता है कि सीट अलॉटमेंट की जो फीस है 96,000 रुपीज वो पे करनी होती है। अब जो बच्चा सीट जो फीस पे कर देगा 96,000, वही आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब अगर किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ और उसने 96,000 रुपीज पे नहीं किए, तो उसकी जो सीट है वो सेकंड राउंड में वेकेंट शो करेगी और वो बच्चा आगे वाले राउंड से बाहर हो जाएगा, वो सीधा पार्टिसिपेट करेगा स्पॉट राउंड में, और उसकी जो सीट वेकेंट हुई थी वो चांसेस है कि आप लोगों को मिल जाएगी। तो ऐसी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सीट पे जो फीस है वो पे नहीं करते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है, अगर आपको वो नहीं भी चाहिए ना, तो फीस पे कर देना, बाद में वो रिफंडेबल होती है। थर्ड राउंड तक आप उस फीस को रिफंड ले सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी से, और पूरा अमाउंट रिफंड होता है थर्ड राउंड तक, कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप ना बैंक डिटेल्स डालते हो, तो वो बैंक डिटेल्स और कैंसिल चेक होते हैं, इसलिए कि आईपीयू आपकी जो फीस है वो रिफंड कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम फ्रीज और फ्लोट का, आई होप कि ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अब ये था आईपीयू का ऑनलाइन कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। आई होप मैंने आपके सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स मेरी तरफ से रह गया, तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना यार कि किस कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करो और क्या रैंक आई है। तो आगे वाली वीडियोज जो है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं रैंक प्रेडिक्टर लेके आऊंगा कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि पहले कौन से कोर्स के लिए लेके आई जाए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।